ऑल ऑफ यू। आज हम लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने विधायिका समझी, देखा था हम लोगों ने पिछली क्लासों में कि हमारे देश में दो तरह की विधायिका होती है, एक राज्य में विधायिका होती है और एक केंद्र में विधायिका होती है। यह भी हम लोगों ने समझा था कि विधायिका का कार्य क्या होता है। राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं और केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। केंद्रीय विधायिका के कौन कौन से अंग हैं और राज्य विधायिका के कौन कौन से अंग हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ रखा था। उसके बाद हम लोगों ने केंद्रीय विधायिका के विषय में पढ़ा था और आप जानते हैं केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, याद है, पार्लियामेंट कहते हैं। और ये केंद्रीय विधायिका के जो है अंग हैं, ये कितने अंग होते हैं? केंद्रीय विधायिका के 3 अंग होते हैं। ये पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्रीय विधायिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद से राज्यसभा और लोकसभा। याद है, लोकसभा, ये सब आपको याद होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। हमने देखा था कि अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट यानी भारत की संसद का वर्णन है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है और अनुच्छेद जो है 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का वर्णन है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां पढ़ी थी? पिछली क्लासों में पढ़ी थी, ये आपको याद होगा। अब देखें कि इसके बाद से हम लोगों ने ये राज्यसभा को पढ़ा कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के क्या कार्य हैं, किस किस तरह के इसके अधिकार है, इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इन सभी बातों को हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में पढ़ रखी है। आज जो हम पढ़ेंगे वो लोकसभा पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? लोकसभा। क्लियर हुआ? तो ये लोकसभा क्या है? तो केंद्रीय विधायिका का एक अंग है। ठीक है, केंद्रीय विधायिका, अगर पूछे कोई केंद्रीय विधायिका किसे कहते हैं तो संसद को केंद्रीय विधायिका कहते हैं और लोकसभा केंद्रीय विधायिका का एक अंग है। सामान्य तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो क्या कहेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब देखें कि लोकसभा, ये लोकसभा, तो आप यहां समझ गए कि लोकसभा जो है केंद्रीय विधायिका का एक अंग है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अब देखें कि लोकसभा जो है इसे किन किन नामों से पुकारते हैं, तो पहले ये नाम देखें। एक तो आपने देख लिया कि लोकसभा, लोकसभा का एक नाम लोकसभा है। इसका दूसरा नाम जो है ये क्या है? ये जो है निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन, निम्न सदन। और इसे ही लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन, या इसे जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन, या इसी को जो कहते हैं, इसे, इसका एक और नाम है प्रथम सदन, प्रथम सदन। तो आपने देखा कि लोकसभा जो है संसद का अंग है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा को किन किन नामों से जानते हैं? लोकसभा, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्रथम सदन। याद रखेंगे। अब देखें कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि राज्यसभा को किन किन नामों से जानते हैं। राज्यसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है या उच्च सदन है? राज्यसभा प्रथम सदन है या द्वितीय सदन है? ये कैसा सदन है? इसके विषय में इसका उल्लेख आप हम कमेंट बॉक्स में जो है करेंगे। अब देखिए, तो ये आप समझ गए कि लोकसभा जो है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। समझ गए? इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं या लोकसभा कहती हैं। क्लियर हो गया? यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। एक बात और समझ लेते हैं यहां से। कभी कभी इसके इतिहास के विषय में थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं कि ये जो संसद है, पहली बार केंद्रीय संसद के रूप में या केंद्रीय सदन का निर्माण कब हुआ था और इसे क्या कहा गया? तो याद करेंगे 1919 का अधिनियम, अधिनियम, इसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत
शासन अधिनियम 1919। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। किसकी? केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। ये क्लियर हो गया। अब यह कार्य कब से शुरू किया? तो 1921 ईस्वी से यह केंद्रीय विधान परिषद शुरू हुआ। क्लियर हुआ। और इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल कि भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पर विधायिका यानी विधान परिषद संसद का निर्माण कब किया गया? इसकी ये कह सकते हैं कि इसका एक शैशव रूप है 1919 का जो है केंद्रीय विधान परिषद। इसका एक बाल रूप है भारतीय संसद। आज के भारतीय संसद का बाल रूप है केंद्रीय विधान परिषद। ये कब स्थापित हुआ? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जब हमारा देश उस समय गुलाम था, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था और उस समय हमारे ये जो साम्राज्ञी थी वो ब्रिटेन की महारानी थी और ब्रिटेन की संसद द्वारा ही 1919 में भारत शासन अधिनियम आया और 1919 के इस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार विधायिका की केंद्रीय विधायिका की स्थापना हुई 1919 के अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में। और इस केंद्रीय विधायिका का नाम था केंद्रीय विधान परिषद। क्लियर हुआ। अब देखिए केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? यह आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला अध्यक्ष नहीं, पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। याद रखेंगे केंद्रीय विधान परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। क्लियर हुआ। अब आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इस केंद्रीय विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मैंने तो आपको बता दिया कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। एक प्रारूप था। अब देखिए कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना। भारत की जो विधायी व्यवस्था है कैसी है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब देखें द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? भारत में इस द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? कोई पूछे तो क्या कहेंगे? 1935 के अधिनियम से। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। आप जानते हैं पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ये 250 जो अनुच्छेद हैं वो कहां से ले लिए गए? बिल्कुल भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए। तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बात और समझते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। सभा, लोकसभा में सदस्यों के विषय में समझें कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे और लोकसभा के सदस्यों के विषय में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदस्य कितने होंगे। तो याद करें पहले अनुच्छेद 81 के किस भाग में है? तो क्या कहेंगे कि भाग 5। किस भाग में है? तो भाग 5, क्योंकि भाग 5 में किसका वर्णन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच इसका वर्णन है? तो 79 से लेकर लोकसभा के 79 से लेकर लोकसभा राज्यसभा यानी संसद के विषय में 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक लोक संसद का ही वर्णन है। क्लियर। यदि संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संबंधी कोई भी अनुच्छेद जो है, ज्यादातर अनुच्छेद इसके बीच में आएंगे।
ये समझ सकते हैं। ये अगर मान लीजिए कुछ अनुच्छेद याद नहीं हो, लोकसभा और राज्यसभा से पूछा जाए और इसके बीच में कोई एक दिया हो और बाकी सारे अनुच्छेद इसके बाहर के हों, तो आप ऐसे भी एग्जाम में फाउंड आउट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो लोकसभा का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 5 में है। और लोकसभा के सदस्य, लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे। अब देखिए, जिस समय प्रारंभ में, अब ये है कि लोकसभा का गठन, जो आज लोकसभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, या कह सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ था? तो याद करेंगे 17 अप्रैल। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब हुआ था या स्थापना कब हुई थी? तो 17 अप्रैल 1952। क्लियर हुआ? अब लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक लोकसभा की कब की गई? याद है? कमेंट करें। चलिए, 13 मई 1952। लोकसभा का गठन कब? 17 अप्रैल 1952 और प्रथम बैठक किसकी हुई? 13 मई 1952। किस लोकसभा? जिस लोकसभा को आज देखते हैं, इस लोकसभा का गठन कब हुआ? आज कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये कौन सी, कितने नंबर की लोकसभा है? 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 14 नंबर, कितने नंबर की लोकसभा अभी गठित चल रही है? ये इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। तो क्लियर हुआ कि लोकसभा का गठन अब से पूछे कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। अब देखें कि अब प्रश्न यह है कि इसमें जब ये लोकसभा जिस समय गठित हुई, उस समय अनुच्छेद 81 के तहत कितने सदस्य थे इसमें? तो कितने सदस्य थे? 500 सदस्य थे। कितने? 500 सदस्य उस लोकसभा में थे अनुच्छेद 81 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 81 कहता है कि राज्य, किस राज्य से कितने जो है मेंबर लोकसभा में आएंगे, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 81 में है। तो लोकसभा के सदस्यों, कितने सदस्य लोकसभा में होंगे, इसका भी वर्णन किसमें है? 81 में है। तो प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 500। अब देखें कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन हुआ कब? 1956 ईस्वी में। याद है? राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 ईस्वी में। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1956 ईस्वी में संविधान का एक संशोधन हुआ था, उसका नाम क्या है? उस संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था? चलिए हम बता देते हैं। वो 7वां संविधान संशोधन था। याद है? ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा आप बताएं कि संविधान के किस भाग को निरस्त कर दिया गया। तो इस 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 ईस्वी में 500 से 525 कर दी गई लोकसभा के सदस्यों की संख्या। कब? पहले कितना लोकसभा में सदस्य थे? 500। संविधान संशोधन 7वां हुआ 1956 ईस्वी में। कब? किस लिए? राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर। अगर कुछ सीटों का जो है तालमेल नहीं हो रहा था, इसलिए इस 7वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या 525 कर दी गई। आप समझ में आ गया? अब देखें कि इसके बाद पुनः इस 525 से कब 545 की गई है, इसके विषय में हम देखेंगे कि इस 525 से 545 कब हो। आपको याद होगा कि लोकसभा का गठन कब, अभी पढ़े हम लोगों ने, कब पढ़ा था कि 17 अप्रैल 1900 कब? 1952। प्रथम बैठक कब? तो 23 मई 1952। बिल्कुल याद रखेंगे ये डेट। जब 23 मई 1952 को गठन हुआ
प्रथम बैठक हुई थी, उस समय इसमें सदस्यों की कुल संख्या 500 थी। लेकिन संविधान का 7वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? ये 1956 ईस्वी में। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ था यह? कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर, और जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो उस समय स्थिति हुई कि कुछ सीटों की स्थिति अब कुछ राज्यों को कम होने लगे थे। इसको ध्यान में रखते हुए सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 525। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही कि संविधान में कौन सा भाग जो है 7वां संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब देखें, संविधान संशोधन 31 हुआ, 31 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ यह? 1975 ईस्वी में। और इस समय क्या किया गया कि इन सदस्यों की संख्या 543 कर दी गई। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 कर दी गई। क्लियर हुआ? अब देखिए, पुनः फिर बढ़ेगा कब? गोवा और दमन दीव का पुनर्गठन किया गया। गोवा और दमन दीव का पुनर्गठन कब हुआ? याद है? 1987 ईस्वी में। अब आप बताएंगे हमें कि गोवा को छोड़कर भारत से पुर्तगाली कब गए? आजादी के बाद भी पुर्तगालियों का आधिपत्य गोवा पर रहा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस गोवा को पुर्तगालियों ने कब स्वतंत्र किया। अब देखें तो कब हुआ? 1987 ईस्वी में। और 1987 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 कर दी गई। क्लियर हुआ? अब ये 552, अभी भी यही स्थिति चल रही थी। 552 जो सदस्य हैं, इसमें से 550 सदस्यों का तो चुनाव होना था, और 2 सदस्य, कितने? 2 सदस्य अनुच्छेद 331, याद रखेंगे, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, अनुच्छेद 31 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करेगा। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 331 कहता है कि यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करेगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखें कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? यह बात समझ में आ गई है। अब देखें कि संविधान संशोधन, यहां समझे, संविधान संशोधन धन हुआ कौन सा? 104 नंबर का, बिल्कुल याद रखेंगे। कब हुआ? 2019। कब हुआ 104 संविधान संशोधन? 2019 में। काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया का अर्थ क्या हुआ कि इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया 331 को। और 331 में क्या था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता था। लेकिन संविधान संशोधन 104 हुआ 2019 में, और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। यानी कि अब एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब
यदि अब पूछे कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या कितनी है? 550। कब से? 2019 के बाद। क्लियर हुआ? ये तो आप समझ गए हैं। यहां तक मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपको याद रहे। अब देखिए, लोकसभा का वर्णन आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 81 में है, और इसका जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। क्लियर है? और प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक जो हुई 13 मई 1952 को हुई। अब आप बताएंगे कि लोकसभा की इस प्रथम सत्र में, या कह सकते हैं कि ये प्रथम लोकसभा में, कि कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी थी, और उस पार्टी के जो प्रधान नेता यानी जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सी पार्टी 1952 के इलेक्शन में विजित हुई, लोकसभा के इलेक्शन में, और लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी बनी, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अब जिस समय लोकसभा में का गठन हुआ उस समय इसमें सदस्य कितने थे? प्रश्न हुआ कि सदस्य कितने थे, और इन सदस्यों का निर्णय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि इसमें सदस्य कितने होंगे? तो याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं कि किस अनुच्छेद में। तो एक किस अनुच्छेद में अभी आपको पढ़ा कर आए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कितने सदस्य होंगे। अब आगे देखें। अब देखिए, जब कितने सदस्य थे? 550। संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। किस लिए? उस समय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर, और तो उस समय सीटों को बढ़ा दिया गया, 525 कर दिया गया। पुनः संविधान संशोधन 31 हुआ, 31वां संविधान संशोधन हुआ 1975 ईस्वी में, और इस 525 से सदस्यों की संख्या 543 कर दी गई। और पुनः गोवा और दमन दीव का पुनर्गठन हुआ 1987 ईस्वी में, और सदस्यों की संख्या 552 कर दी गई। क्लियर हुआ? 2019 तक इन सदस्यों की संख्या 552 ही हुआ करती थी, लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ 104 नंबर का, और इसके तहत अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और अनुच्छेद 331 क्या कहता था? अनुच्छेद 331 कहता था कि यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या करेंगे? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को, प्रतिनिधि को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करेंगे। अधिक नहीं हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550। ये जो 550 सदस्य जो आप देख रहे हैं, इसमें से 530 सदस्य जो है ये राज्य से आएंगे। कहां से आएंगे? राज्यों से आएंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि भारत में अभी कितने राज्य हैं। और जो 20 सदस्य हैं ये कहां से आएंगे? केंद्र प्रदेशों से आएंगे। कहां से आएंगे? ये 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। क्लियर हुआ कि ये अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो 500 सदस्यों अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, और इसमें से 530 जो हैं कहां से आएंगे? राज्यों से, और 20 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अब एक प्रश्न आपसे यह है कि ये जो सदस्य आप देख रहे हैं कि 550, ये 550 यह संख्या का आधार जो है जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या है, कि जनसंख्या के आधार पर इतने सदस्य जो है अधिकतम हो सकते हैं। भारत की जनसंख्या में इन सदस्यों से भाग दे दीजिए तो पता आपको चल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि ये जो है 550 सदस्य, इनको क्या कहते हैं? लोकसभा के सदस्य को एमपी यानी सांसद। क्या कहते हैं? एमपी सांसद। तो ये एमपी जो हैं 550 अधिकतम हो सकती हैं। आप जान रहे हैं ये किस आधार पर है? तो जनसंख्या के आधार पर। किस समय की जनसंख्या? क्या आज की जनसंख्या के आधार पर ये सदस्य
की संख्या निर्धारित है? नहीं, 1971 की जनगणना में जो जनसंख्या भारत की प्राप्त हुई थी, उसी जनसंख्या के आधार पर तय किया गया कि 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं लोकसभा में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक लोकसभा के एक सदस्य के लिए कितनी जनसंख्या की जरूरत होती है, कितनी जनसंख्या पर लोकसभा का एक सदस्य चुना जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर? अब देखें, अब यहां समझते हैं। तो ये कब तक, किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर है? 1971 की। अब ये 550, अधिकतम 550 कब तक रहेंगे? तो अब देखें कि एक संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन कौन सा? तो 87 नंबर का। कौन सा? 87 नंबर का। कब हुआ था? ये 2003 में हुआ। और यह कहा गया कि ये जो 530 सदस्य संख्या, 550 जो सदस्य संख्या है, यही संख्या अब कब तक रहेगी? 2026 तक। किस संविधान संशोधन द्वारा यह कह दिया गया कि संविधान संशोधन 87 कब हुआ? 2003 में। और कहा गया कि यही संख्या अब कब तक रहेगी? 2026 तक। यानी 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो रहेगी वो कितना रहेगा? 585 रहेगी। अधिकतम संख्या, अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या 585 रहेगा। यदि आपसे पूछे कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई थी, तो 1971 की जनगणना के आधार पर। अब कितने राज्यों से आते हैं? 530। केंद्रों से कितने आने थे? तो 20। अब देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो आप जान रहे हैं 545। कितने सदस्य हैं? 545। अब देखिए 545 में 13 आते हैं राज्यों से, सॉरी केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब है यूटी, यूनियन टेरिटरी हैं 530। और ये इतना ही क्यों? 20 कम क्यों हो? 20 और होने चाहिए तब ना। मान लीजिए कि ये जो है और 20 हो जाते, क्योंकि 20 तो थे कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों से। आते हैं कितने? 5 कम है 13 आती हैं, सॉरी 5 कम है 13 आती हैं। इसीलिए अब 5 कम क्यों हैं? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 1971 में जो है इतनी नहीं थी कि 5 सदस्य बढ़ाए जा सके। जब कितने? मात्र 13 सदस्य के योग्य ही जनसंख्या थी। वर्तमान में नहीं। वर्तमान में तो यदि इस समय के अनुसार किया जाए तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। केंद्र शासित क्षेत्रों की भी जनसंख्या आजकल बहुत अधिक बढ़ गई है, उसके अनुसार तय किया जाए तो ये भी सीट फुलफिल हो जाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों से मात्र 13 आती हैं, इसीलिए ये संख्या कितनी है? 545। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी आनी चाहिए? तो 20 आने चाहिए। 20 में मात्र 13 आते हैं। राज्यों से 530 आते हैं, वो आती हैं। तो वर्तमान में कितना है? 545। राज्यों से कितना? 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितना? तो 13। यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 330 कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 330। ये याद रखेंगे, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में जो एससी होंगे वो कितने होंगे? 84। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और एसटी कितने होंगे? एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। ये कितने होंगे? तो इनकी संख्या 47 होगी। कितनी होगी? 47। याद रखेंगे कि लोकसभा में एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद है 330। और इसमें कहता है कि लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित होंगी और लोकसभा में एसटी समुदाय के लिए 47 सीटें आरक्षित होगी।
ये बात आप समझ गए हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित होंगी? तो लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित होंगी और एससी की तरफ से, और लोकसभा में एसटी की तरफ से कितनी सीटें आरक्षित होंगी? तो 47 सीटें जो हैं एसटी की तरफ से आरक्षित होंगी। अब देखें कि यह आरक्षण कब तक रहेगा इसी अनुपात में, तो याद रखें कि 2030 तक यही रहेगा। लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण का कि जो अनुपात है यही रहेगा। एससी से 84 लिए जाएंगे और एसटी से 47 लिए जाएंगे। तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आप समझ हुआ। 90 संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 95 नंबर का। कब हुआ? 2009 में हुआ। कब हुआ? 2009 में। और कहा गया कि जनवरी जो है 2030 तक जो है एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा में आरक्षित सीटें इतनी ही रहेगी। तो याद रखेंगे, कभी कभी यहां से भी प्रश्न पूछते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर लोकसभा में बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया? तो कहेंगे संविधान संशोधन 95। ये बात इलेक्शन, इनका चुनाव कैसे होता है? तो देखें कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या कि जनता सीधे इनका चुनाव करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझ लें। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता चुनाव में सीधे भाग लेती है। जैसे आप एमपी का चुनाव करते हैं तो अपने एमपी के लिए आप वोट दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर विधायक का चुनाव करते हैं तो विधायक के लिए वोट दे रहे होते हैं। लेकिन यदि आप राज्यसभा के सदस्यों का जब उसमें चुनाव आपने देखा था तो आपने देखा था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब है कि प्रत्यक्ष विधि से जिसे आपने चूज किया वह आपका के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अब जब वोट देकर किसी दूसरे सदस्य को चुनता है तो उस दूसरे सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब ये समझ गए कि लोकसभा के जो ये सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। और वयस्क मताधिकार कौन सा, किस अधिकार के आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी जो वयस्क व्यक्ति होगा, वयस्क आज किसे कहते हैं? जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है उसे वयस्क कहते हैं। तो वयस्क, सभी वयस्क सदस्य जिनका जो है वोटर लिस्ट में नाम हो वो सभी, या मतदाता सूची में जिनका नाम है, यानी वो सभी जो है प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेते हैं जिनकी आयु 18 हो गई हो और मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज हो। क्लियर हुआ? अब देखें, एक यहां थोड़ा सा बात याद रखेंगे कि 1900, याद रखें कि एक समय इसकी आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। वयस्क व्यक्ति उसे कहते थे जिसकी आयु 21 वर्ष होती थी। लेकिन संविधान संशोधन हुआ 61 नंबर का। कौन? संविधान संशोधन हुआ 61 नंबर का। कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में। कब हुआ? संविधान का एक संशोधन हुआ। कब हुआ यह संशोधन? तो 1989 ईस्वी में। उस समय किसकी सरकार थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री 1989 ईस्वी में कौन थे और भारत में उस समय किस पार्टी की सरकार थी। क्लियर? तो संविधान संशोधन 61 हुआ कब? 1989 ईस्वी में। और वयस्क मताधिकार का जो आयु थी उसे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कब? 1989 ईस्वी में। संविधान संशोधन 61।
क्लियर हुआ? तो आप जान गए कि चुनाव कैसे होता है लोकसभा के अध्यक्षों सदस्यों का, प्रत्यक्ष विधि से। और मतदान की जो व्यवस्था है किस पद्धति, तो वयस्क मताधिकार पद्धति के आधार पर, ये प्रत्यक्ष विधि और वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब देखिए, अब आइए लोकसभा के सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 84 में है। लोकसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली बात आप जानते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु 25 होनी चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता में आयु क्या होनी चाहिए व्यक्ति की। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए, ये आप जवाब दें। अब देखें, आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उसके बाद से इसकी दूसरी जो शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तीसरी जो शर्त है वह पागल, दिवालिया घोषित न हो। क्लियर? चौथी जो शर्त है वह है कि उसे किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया हो, या उसे न्यायालय द्वारा सजा न दी गई हो। किसी भी मुकदमे में उसे न्यायालय द्वारा जो है अभियुक्त ठहराया नहीं हुआ, उसे सजा नहीं दे दी गई हो, यानी केवल उस पर अगर ब्लेम है तब वह इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन यदि न्यायालय ने उसे सजा सुना दिया हो, उस केस में उस न्यायालय ने यह सिद्ध हो गया हो कि यह व्यक्ति अपराधी है या अपराध में संलिप्तता इसकी रही है, तो वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। योग्यता आप समझ, सदस्य बनने के लिए आपको यदि एमपी का इलेक्शन लड़ना हो तो आपकी आयु जो है 25 वर्ष हो जानी चाहिए। आप भारत के नागरिक हों और पागल और दिवालिया घोषित न किए गए हों न्यायालय द्वारा, और न्यायालय ने किसी केस में आपको सजा नहीं सुनाई हो। यदि आप पर मुकदमा चल रहा हो या क्यों ना वो किसी संगीन से संगीन अपराध का मुकदमा आप पर चल रहा हो और न्यायालय में न्यायालय ने आपको सजा नहीं दिया हो, तब आप किस इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको सजा सुना दी गई हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक आप समझ गए योग्यता क्या होनी चाहिए, जो है चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, ये सारी बातें अब समझ लिए। चलिए अब देखिए, इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल जो है यह 5 वर्षों का होता है। अधिकतम कितने दिनों का होता है? 5 वर्षों का। यदि सदस्यों का पूछे, सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भी इसका सत्रावसान कर सकते हैं। इसका विघटन जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष के पहले भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री कैबिनेट की अनुशंसा पर। लेकिन इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। ये बात आप समझ गए होंगे, यहां तक अब आते समझ गए कार्यकाल इसका 5 वर्ष का। अब है कि यदि राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात लगा हो, क्या हो? राष्ट्रीय आपात के समय इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए। आपको याद होगा कि 1976 ईस्वी में, कब? 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। क्यों? याद है 1975 में देश में राष्ट्रीय आपात लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी। अब आप बताएंगे कि इस नेशनल इमरजेंसी जिस समय यह लागू हुई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि जिस समय भारत में
राष्ट्रीय आपात लगा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रीय आपात के समय 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद यदि एक बात और याद रखें, राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया हो, राष्ट्रीय आपात काल की समाप्ति हो गई हो, तो किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक अब इस कार्यकाल का विस्तार नहीं रहेगा। याद रखेंगे, यदि राष्ट्रीय आपात समाप्त हो गया हो तो किसी भी परिस्थिति में यह जो वृद्धि किया गया है 1 वर्ष का, यह नहीं रहेगा, अब समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक आप समझ गए, इसके कार्यकाल के विषय में समझ गए। अब चलिए आगे समझते हैं। लोकसभा के जो सत्र हैं वह वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर बुलाए जाएंगे। 1 वर्ष में 2 बार जरूर बुलाए जाएंगे, 2 बार। और सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 6 माह से 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखें कि सत्रों को आहूत कौन करता है? इधर देखें, सदन अध्यक्ष करता है। अभी अध्यक्ष के विषय में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में ही। लोकसभा का जो है स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष। लेकिन सत्रावसान और विघटन जो है, विघटन लोकसभा का जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का सत्रावसान या विघटन। याद रखेंगे, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा का सत्रावसान या विघटन जो है यह राष्ट्रपति महोदय करते हैं और इसका स्थगन अध्यक्ष महोदय करते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। अब देखें, एक और बात है कि यहीं पर समझ लेते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका वेतन कहां से प्राप्त होता है? तो भारत सरकार के संचित निधि थे। भारत सरकार के संचित निधि से। क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है, 93 में है। अनुच्छेद जो है 93 कहता है कि लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के चुने हुए सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्लियर है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष अपने में जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। अब देखिए, एक कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? और दूसरा कमेंट बॉक्स में जवाब दें, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? और भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला अध्यक्ष और दूसरी महिला अध्यक्ष, और भारत के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? इन प्रश्नों का जवाब दें। और साथ ही साथ एक और प्रश्न दें कि ये जो कौन सी लोकसभा है, आप ये कमेंट बॉक्स में ये भी जवाब दें और यह बताएं कि इस लोकसभा का जो है अध्यक्ष कौन है। वर्तमान की लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। क्लियर हुआ? चलिए आगे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाएगा?
अब देखें कि अनुच्छेद जो है 94, अनुच्छेद 94 कहता है कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है। क्लियर है? अनुच्छेद कहता है कि हटाया जा सकता है। हटाने की बात में क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ यदि उसको हटाने के लिए उस कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो सबसे पहले 14 दिन पहले, कितने दिन? 14 दिन पहले ये अध्यक्ष को सूचना देनी होगी कि उनके खिलाफ लोकसभा में, कहां पे? लोकसभा में प्रस्ताव आएगा। उनको हटाने के लिए उनके खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव आएगा और यह 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद लोकसभा में यह हटाने का प्रस्ताव किसमें आएगा? केवल और यह लोकसभा में आएगा, क्योंकि राज्यसभा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है केवल और केवल लोकसभा का सदस्य है, इसीलिए इसको हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? केवल लोकसभा में लाया जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो अध्यक्ष को उस अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह बात समझ में आ गई? अब कहता है एक बात और समझे, अनुच्छेद 96 कहता है एक, अब इसके पहले एक बात समझे तब अनुच्छेद 96 को समझे। निर्णायक मत, एक मत होता है निर्णायक मत। निर्णायक मत, यह निर्णायक मत क्या है पहले ये समझे। निर्णायक मत वह है जब लोकसभा में कोई बिल पास हो रहा हो, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों की वोटिंग हो गई हो, अगर जो है बराबर हो गया हो, पक्ष से भी मान लीजिए 100 वोट पड़ गए हो और विपक्ष से भी उस बिल पे 100 वोट पड़ गए हों, बिल्कुल बराबर की स्थिति हो, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। उस बिल के पक्ष विपक्ष में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता हो। जब टाई की स्थिति हो तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष कैसा मत देता है? निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत समझ गए? तो निर्णायक मत दे सकता है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास। अब देखें, अब यहां क्या समझना था आपको कि अनुच्छेद 96 अनुच्छेद 96 कहता है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव आया हो तो उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है मत नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष अपना निर्णायक मत नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? ये बात समझ गए? तो अध्यक्ष को कैसे हटाया जाए? अध्यक्ष कहां से चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और बात एक समझें कि लोकसभा की सभी समितियों, लोकसभा की सभी समितियों का प्रधान होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर हुआ? लोकसभा की सभी समितियों के प्रधान लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कौन सा बिल जो है धन विधेयक है या नहीं, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय होता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। क्लियर हुआ? यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखें, यह भी बात समझ गए कि निर्णायक मत देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। अब आप बताएंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की बात करता है। और आप पिछली क्लासों में पढ़े भी थे कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष की क्या स्थिति है, निर्णायक मत कौन देता है, उसके खिलाफ प्रस्ताव आए तो कितने दिनों में पास हो सकता है, कितने दिन पहले अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह त्यागपत्र
त्याग पत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। किसे? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है? तो अध्यक्ष को। ठीक है। और एक बात और अध्यक्ष से याद रखेंगे कि लोकसभा का जो सचिवालय है, लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही कार्य करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही कार्य करता है। अब थोड़ा सा समझेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसके विषय में समझे। स्पीकर का क्या कार्य है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है, लोकसभा का जब नया गठन हो रहा होता है तो लोकसभा के सदस्यों को, नए सदस्यों को जो है शपथ दिलाते हैं। क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर। ऐसे सामान्य तौर पर यदि कहें कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ, लोकसभा के सदस्य किसके सामने शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से का प्रतिनिधित्व जो है प्रोटेम स्पीकर कर रहे होते हैं, वहां खड़े रहते हैं और यही जो है सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर तब तक बने रहते हैं जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाए। क्लियर हुआ? जब तक नए लोकसभा सदस्य का चुनाव नहीं हो जाए। एक और प्रश्न यहां से बार बार पूछे जाते हैं कि गणपूर्ति, लोकसभा याद रख लेंगे, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति संख्या क्या होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 जो है ये गणपूर्ति सदस्य संख्या है। तो कितनी गणपूर्ति है? 1/10। याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? किसी भी सदन, लोकसभा में हो या राज्यसभा में, गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो जो है 1/10 होती है। एक और बात देख लें कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, इसकी चर्चा मैंने पिछली क्लासों में भी किया था। आप बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? पहले तो यह बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, और दूसरा बात कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और एक और प्रश्न है आपसे कि लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य भारत के किस राज्य से जाते हैं और उनकी संख्या क्या है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और यह भी बताएंगे कि लोकसभा में न्यूनतम सदस्य भारत के किस राज्य से जाते हैं, और ये कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों का जवाब देंगे। आज हम लोगों ने लोकसभा के विषय में पढ़ा, तो आज हमने संसद के 2 अंगों के विषय में पढ़ लिया है, लोकसभा और राज्यसभा। अगली क्लास में हम फिर से जो है इस राज्य व्यवस्था की इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज जो है लोकसभा, आपकी जरूरत के लिए लोकसभा के ज्यादातर प्रश्नों को फोकस करके हम लोगों ने पढ़ लिया। मुझे विश्वास है कि यदि 1 से 2 बार आप इस क्लास को देखेंगे, 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, तो आपको लोकसभा से के विषय में एक अच्छी समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो हम लोगों ने लोकसभा पढ़ा। यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों के पास भी इसे भेजने का प्रयास करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।